पेन वैन चला के देख। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और दोस्त, आज हम हिंदी में एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है समास। समास पढ़ेंगे, समास के बाद में फिर हम संधि को पढ़ेंगे। तो जो हमारा व्याकरण पर एक लगभग जानने वाली बात होती है उसको हम जान पाएंगे, फिर हम क्रिया विशेषण की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो ये एक क्रम है जिससे हम चीजों को आसानी से सीख पाते हैं। तो आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। क्या नाम है? समास। बड़ा अच्छा चैप्टर है, प्रश्न आना लगभग तय ही होता है। आपकी परीक्षा में आपको 1 से 2 प्रश्न समास से मिलने तय ही हैं। पिछली बार यूपीएसआई में अगर आपने पुराने प्रश्न पत्रों का अवलोकन किया हो तो आपने देखा होगा 3-3 तक भी प्रश्न समास से पूछे गए। तो बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। 3 अंक का मतलब होता है एक बड़ी बात। 7.5 अंक पाना वो आपको मेरिट में एक ऊंचे स्थान की तरफ या असफल होने की तरफ भी भेजते हैं। क्या बोलेंगे जी? समास। कौन सा अध्याय है? एक बार सारे दोस्त बताएंगे कितने नंबर अध्याय पर हम आ चुके हैं। अध्याय समास। सबसे पहले तो दोस्त समझो समास का अर्थ होता क्या है। मतलब समास हम किसको कहते हैं? समास का एक छोटा सा अर्थ है संक्षिप्तीकरण। जैसे आप लोग अंग्रेजी में पढ़ते होंगे एब्रीविएटेड फॉर्म्स, एमबीबीएस, बड़ा नाम है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ साइंस। हमने उसको छोटा सा कर दिया एमबीबीएस, यानी कि हमने उसको क्या कर दिया? संक्षिप्त रूप दे दिया। संक्षिप्त रूप। जैसे आप देखें, आप में से बहुत सारे लोग बीए, तो आप क्या बोलेंगे? बैचलर ऑफ आर्ट्स को संक्षिप्त कर दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं संक्षिप्त? हम संक्षिप्त करने की जरूरत ही क्यों थी? बैचलर ऑफ आर्ट्स ही क्यों नहीं? क्योंकि भाषा ये कहती है कि अगर कम से कम शब्दों में जो समझ में आ जाए वह बेहतर है। कम से कम जो स्थान घिरे लिखने में वो बेहतर है। स्याही कम खर्च होगी, कागज कम खर्च होगा, बोलने में ऊर्जा कम खर्च होगी। इसीलिए चीजों को संक्षिप्त किया जाता है। तो संक्षिप्तीकरण क्यों होता है ये बात तो आप जानते हैं। एब्रिविएशन क्यों होता है? क्योंकि किसी भी चीज में क्या ऊर्जा, समय, कागज और अन्य चीजें जो इस्तेमाल होती हैं उसको लिखने में, उन सबको बचाने के लिए। ठीक है, तो समास की बात अगर हम करते हैं, समास होता क्या है देखेंगे। समास दरअसल में 2 शब्दों से मिलकर बनता है, और वो 2 शब्द होते हैं आपके कौन कौन से? सम धन आस। सम धन आस। सम का अर्थ हम बोलते पास, नियर, पास, और आस का मतलब बिठाना। तो यानी 2 चीजों का संस्कृत के अर्थ है। 2 चीजों को यदि पास बिठा दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। जैसे भैया एक बार बताइए कहां पर? जैसे कुछ शब्द लिखता हूं मैं, यहां देखना, उदाहरण के तौर पर हम देखें। पास बिठाना तो समझ में आता है जी। जैसे एक मैंने लिखा उदाहरण के तौर पर अन्न और जल। इसको और छोटा कैसे लिख सकते हो? क्या कुछ कोई बच्चा बता पाएगा? सोचने का प्रयास करना। अन्न और जल को और थोड़ा सा छोटा, क्या इसमें हम जगह बचा सकते हैं इसको और अर्थपूर्ण दे दे? अर्थ में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे आएंगे। अन्न और जल हो गया। जैसे कि मैं बोल दूं पथ से भ्रष्ट। पथ से भ्रष्ट। पथ से भ्रष्ट। या मैं कह सकता हूं आपसे विद्या
के लिए आल्य, विद्या के लिए आल्य। या मैं आपसे कह सकता हूं घोड़ों की दौड़, घोड़ों की दौड़। इसको और छोटा संक्षिप्त लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जैसे मैं आपसे कहूं जल में मग्न, और मैं आपसे चाहूं कि इसको हम और संक्षिप्त मित्र लिख सकते हैं या नहीं। देखेंगे। हमारे कुछ दोस्तों ने लिखा अन्न व जल, ठीक है उनका कहना भी, अन्न व जल। लेकिन कुछ मेरे मित्रों ने जिन्होंने लिखा है अन्न जल, उन्होंने पूर्ण कार्य कर दिया है। यानी कभी भी दो अलग अलग अर्थ देने वाले एक जैसे, जैसे अन्न जल खाने पीने की चीज होगी, खाना पीना हो गया, जैसे खाना और पीना हो गया तो उसको हम कह सकते हैं खाना पीना हो गया। तो इसको योजक चिन्ह से हम जोड़ के लिख देते हैं, सीखेंगे हम धीरे धीरे। ये कौन सा चिन्ह होता है? योजक चिन्ह। दो शब्दों के जोड़ने का काम करता है। कैसे शब्दों को जोड़ेगा? जो एक अर्थ में प्रयोग होते हैं। जैसे मैं बोल दूं भाई और बहन आ रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं? भाई बहन आ रहे हैं, एक जैसे अर्थ हो गए। पथ से भ्रष्ट यानी पथ से अलग हो चुका है, तो इसको कह देंगे पथ भ्रष्ट। एक ही शब्द में बोल सकते हैं इसको। पथ भ्रष्ट का अर्थ क्या होगा? पथ से भ्रष्ट हो चुका है। ठीक है। रोग मुक्त बोल सकते हैं, रोग से मुक्त हो चुका है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त हो चुका है। विद्या के लिए आल्य, विद्या का अपना आल्य तो होता नहीं भाई। जहां पढ़ने गए थे वो विद्या का अपना घर था या विद्या के लिए था? या विद्या के लिए था। जैसे मैं आपसे बात करूं, एक शब्द होता है रसोई घर। ये रसोई का अपना घर होता है या रसोई का घर बोलूं मैं इसको? रसोई का घर बोल दूं मैं इसको, या मित्र इसको मैं रसोई के लिए घर कहूं? रसोई यानी कि खाना बनाने के लिए ये एक कमरा या घर है, या रसोई का अपना खुद मालिक है रसोई इसकी घर की? नहीं जी, अपना घर नहीं होता, रसोई के लिए होता है। इसके लिए होता है रसोई के लिए। इसी तरह से ये विद्या के लिए आल्य। तो इतना बड़ा स्पेस हमको चाहिए नहीं, इतना जगह चाहिए नहीं। एक छोटे से रूप में एक शब्द के द्वारा हमने इसको क्या कर लिया? पास बिठा दिया। किस किस को पास बिठाया? इसको और इसको पास बिठा दिया। पथ और भ्रष्ट को पास बिठा दिया। अन्न और जल को योजक चिन्ह के द्वारा पास बिठा दिया। घोड़ों की दौड़, इसको बोलते हैं, एक शब्द इस्तेमाल होता है घुड़ दौड़, घुड़ दौड़। तो दो शब्दों को हमने पास बिठा दिया। जलमग्न बोल सकते हैं, जल में मग्न को जलमग्न कह देंगे। छोटी सी बात मैंने मित्र आपको समझाने का प्रयास किया कि समास का अर्थ होता है चीजों को पास लेके आना। समास का अर्थ होता है चीजों को पास लेके आना। यानी चीजों को पास लेके आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? छोटा कर रहे हैं। छोटा कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? संक्षिप्त कर रहे हैं। और संक्षिप्त कर रहे हैं इसीलिए हम कहते हैं कि समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। क्या बात समझे? सारे दोस्त बोलेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं समास का अर्थ एक शब्द में मुझे बताइए क्या होता है, बोलेंगे? लिखेंगे। समास का अर्थ होता है, समास का अर्थ होता है, होता है संक्षिप्तीकरण। यानी छोटा करके लिखना है, संक्षिप्तीकरण। और क्या किया था हमने इस संक्षिप्तीकरण में? तो आप कहेंगे भैया जो बीच में शब्द आ रहे थे उन सभी को हटा दिया था, उन सभी को हमने हटा दिया था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी दिक्कत है? सर जी प्लीज एक बार भ्रष्ट को देखिए, वह क्या ठीक लिखा है, मैं देख लेता हूं क्या मैंने कहीं गलत तो नहीं लिख दिया। पथ भ्रष्ट, मैंने बिल्कुल शब्द को गलत लिखा है। बहुत थैंक यू बताने के लिए। भ्रष्ट नहीं होता, भ्रष्ट होता, पथ भ्रष्ट।
पथ भ्रष्ट होता है, बहुत शानदार, थैंक यू, मेरी गलती है इसमें, पथ भ्रष्ट होता है, वेरी गुड, भ्रष्ट नहीं, री नहीं, र होगा, भ्रष्ट होगा, ठीक है, पथ भ्रष्ट। आगे आएंगे। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, अर्थात क्या होगा इसमें जरा बोले। आप कहेंगे भैया यानी कि हम छोटा कर रहे हैं। अगर मैं दूसरी बात आपको सिखाऊं और मैं बोलूं, क्या बोला मैंने इसमें, कि जब हम समास को लिखेंगे अर्थात छोटा करेंगे, तो जो छोटा हुआ है वह फिर से बड़ा हो सकता है कि नहीं, बताएंगे। जिसको हमने लघु किया उसको हम फिर से दीर्घ कर सकते हैं कि नहीं। जैसे मैं बोलूं घुड़दौड़ को लिखिए विस्तार से, तो आप क्या लिखेंगे, घोड़ों की दौड़। जलमग्न को आप क्या लिखेंगे, जल में मग्न लिखेंगे या नहीं, हाँ या ना, हाँ या ना, बोले एक। जी भैया बिल्कुल लिखेंगे, ये आप बात को पता होनी चाहिए। अच्छा जी, समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, और लिखना, समास की प्रक्रिया में बना शब्द, बड़ी अच्छी ये पंक्ति है, इसको देखना, समास की प्रक्रिया में बना शब्द तामसिक, सॉरी, सामसिक, तामसिक शब्द कहलाता है, शब्द या सामसिक पद कहलाता है। सामसिक शब्द भी बोल सकते हैं या सामसिक पद भी कह सकते हैं, तामसिक पद कहलाता है। अभी तक हमने जाना कि समास का नाम होता है, समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। समास से जब कभी भी हम कोई शब्द बना रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, सामसिक शब्द। जैसे मैं आपसे एक शब्द लिखता हूं, देखना ध्यान से, ये एक सामसिक शब्द है, माखन चोर। आप इसका अर्थ क्या बताएंगे, माखन चोर, बोलो जी, माखन चोर। एक अर्थ बताइए, गलत सही अभी बात ही नहीं है, अध्याय खत्म होने तक गलत या सही सब कुछ जान जाएंगे, हमेशा जान जाओगे। बहुत थैंक यू दीपांशु कुमार जी, ठीक है, बोलेंगे जी। माखन चोर, सर जी घुड़दौड़ को घोड़ों के लिए दौड़ लिख सकते हैं, नहीं दोस्त, घोड़ों के लिए दौड़ नहीं होती, घोड़ों की दौड़ होती है और इंसानों के लिए होती है। वो दौड़ करवाई जाती है इंसानों के आनंद के लिए, या दो घोड़े आपस में भी एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं, मान के चलो एक घोड़े पर एक राजा बैठा हुआ, दूसरे पर दूसरा, तो युद्ध के लिए पीछा कर रहे होंगे, तो कभी भी घोड़ों की दौड़ घोड़ों की दौड़ होगी, घोड़ों के लिए नहीं होगी, क्योंकि वो होती तो इंसानों के लिए है। ये आपको सोचना होगा थोड़ा, रटने वाली चीजें अब तक जो की थी मैंने आपसे कहा वो हमेशा खत्म करनी होंगी। क्या बोलेंगे जी, बोलेंगे जी। माखन को बहुत सारे दोस्तों ने लिखा माखन चुराने वाला या माखन को चुराने वाला, बहुत बढ़िया। और भी कुछ अर्थ आपके निकले तो बताना, गलत हो सकते हैं हम, मैं भी गलत हो सकता हूं। माखन को चुराने वाला, ऐसे समझो कि हम सब लोग सीख रहे हैं, माखन को चुराने वाला, यही होता है जी। यानी यहां तो संक्षिप्त था, तो ये तो समास पद हो गया मैंने बोला, और ये इसका विस्तार रूप हो गया, माखन को चुराने वाला। जैसे मैं एक शब्द और देता हूं आप लोगों को, एक शब्द ले सकते हैं, हवन सामग्री, हवन सामग्री, इसका अर्थ लिखने का प्रयास कीजिए, हवन सामग्री, गलत सही कुछ भी बस प्रयास कीजिए, जब मैं लिख दूं तो आप समझ जाना कि ये होगा, हम यहां गलती कर रहे थे। घनश्याम, घनश्याम, माखन का चोर, माखन का चोर नहीं होता, कैसे ही हो सकता है, माखन का चोर हो सकता है, मक्खन का चोर आगे आएंगे, बहुत बढ़िया जी, ठीक है। हवन सामग्री, बहुत सारे दोस्त कहेंगे हवन की सामग्री, हवन की अपनी सामग्री नहीं होती दरअसल में, लिखिए अभी आप जानिए, सीख जाओगे के कब आएगा, के लिए कब आएगा।
हवन के लिए होती है। हवन की क्या अपनी होती है? अगर आप बोले हवन की सामग्री, तो कल मैंने आपको क्या बताया? संबंध कारक। संबंध कारक का के की क्या करता है? संबंध जोड़ता है। अगर आप कह देंगे हवन की सामग्री, तो आपने संबंध जोड़ दिया कि हवन की सामग्री है, तो हवन की क्या अपनी सामग्री है वो? बोलेंगे उस सामग्री को तो हम अर्थी पर भी डालते हैं, अंतिम संस्कार में भी डालते हैं, तो वो तो अंतिम संस्कार की भी सामग्री है। वहां क्या हवन होता है? जब दाह संस्कार होता है, अंतिम संस्कार होता है, तब भी हम सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। तो हवन की सामग्री नहीं होती, हवन के लिए होती है। हवन के लिए, ठीक है। बोलेंगे जी घन श्याम। घन श्याम क्या होगा? घन के समान, घन के जैसा, यानी घन किसको बोलते हैं? बादल। घन के समान श्याम, ठीक है। कोई दिक्कत? एक बच्चे ने कहा जी घन और श्याम नहीं, घन मतलब बादल और श्याम नहीं, घन श्याम उनके सांवले रूप के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत सारे दोस्तों ने लिखा हमारा घन के समान श्याम, घन के जैसा श्याम। घनी अर्थात बादल के जैसा श्याम। घना रंग के लिए इस्तेमाल होता है, उनके सांवले रंग के लिए इस्तेमाल होता है। कहने की बात है, हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं समास की प्रक्रिया में जो शब्द बना वो सामसिक शब्द है, या उसको सामसिक पद भी कहते हैं। और सामसिक पद को ही हम क्या बोलेंगे? यहां पर अगली बात की तरफ चलते हैं। सामसिक सामसिक पद ही समस्त पद कहलाता है। क्या कहलाता है? समस्त पद, समस्त पद कहलाता है। अब आई सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो सामसिक पद है वही समस्त पद है, और समस्त पद दो पदों से मिलकर बनता है। समस्त पद दो पदों से मिलकर बनता है। कभी आपसे पूछे सामसिक प्रक्रिया में समस्त पद कितने पदों से मिलकर बनता है? 1, 2, 3 या 4? 1, 2, 3 या 4? बोलेंगे एक बार। कितने से जी? 2 से। तो जब दो पदों की बात हमने कर दी कि समस्त पद दो पदों से मिलकर बनता है, ये दो पद कौन कौन से होते हैं, तब हमको ये जानना होता है। तो क्या बात मैंने की कि जो समस्त पद होगा या जो सामसिक पद होगा वो दो पदों से मिलकर बनेगा। और वो दो पद कौन कौन से होंगे? इसमें पहला होगा पूर्व पद। पूर्व पद जिसको हम पहला पद भी कह सकते हैं, पूर्व पद अर्थात पहला पद भी कह सकते हैं। और दूसरा होगा बाद वाला पद, यानी कि उत्तर पद। उत्तर पद जिसको हम बाद वाला पद भी या अंतिम पद भी कह सकते हैं, बाद वाला पद भी कह सकते हैं। छोटी सी बात हमने जानी। बहुत बढ़िया, सौरभ वर्मा जी कहा है कि दो से मिलके बनता है। अवनीश कुमार जी कोई अंतर नहीं। सीखेंगे धीरे धीरे, जब हम शब्दों पर पहुंचेंगे तब ये बात आप सीखें। मुझे बताइए, मैंने कहा समस्त पद जो है वो दो पदों से मिलकर बनता है। इसमें एक होता है पूर्व पद और एक होता है आपका उत्तर पद। जैसे एक उदाहरण के रूप में हम देखते हैं राजपुत्र। राजपुत्र से पहले तो इसका आप लोग एक बार अर्थ बोलने का प्रयास कीजिए। राजपुत्र से क्या निकलेगा अर्थ? राजा के लिए पुत्र या राजा का पुत्र? बोले ये कुछ और निकलता है, राजा की पुत्री निकल जाता है अर्थ। तो आप कहेंगे राजपुत्र जो होता है ये अर्थ देता है जी कि राजा का पुत्र।
राजपुत्र उसी को कहेंगे। तो इसमें जो पहला शब्द है वो कौन सा है? राज है। और जो दूसरा आपका शब्द है वो कौन सा है? वो पुत्र है। इस बात में किसी को कोई दिक्कत? तो मित्र, जो राजा है, क्या बोलोगे? जो इसमें राज एक शब्द हुआ और एक शब्द हुआ पुत्र, तो राज क्या हुआ? इसमें पूर्व पद हुआ। क्या हुआ? पूर्व पद हुआ। और पुत्र बाद वाला, यानी कि उत्तर पद हुआ। उत्तर पद हुआ। कोई दिक्कत? अच्छा, गंगा जल से देखिए क्या अर्थ निकलता है। गंगा जल, गंगा जल, गंगा का जल बोलते हैं या नहीं बोलते? हाँ जी। तो यहां पर मुझे बताइए, इस वाले वाक्य में पूर्व पद कौन सा है? वाक्य बोल रहा हूं, सॉरी, इस शब्द में पूर्व पद कौन सा है और उत्तर पद कौन सा है? अगर आप ये उत्तर देंगे तो मैं समझूंगा पूर्व पद और उत्तर पद के बारे में थोड़ा सा ज्ञान आपको हुआ। पूर्व पद और उत्तर पद। गंगा जल की हम बात करें, गंगा जल की, या कोई भी और शब्द ले लीजिए जो आपकी समझ में आता हो। राजा का पुत्र होगा। बहुत बढ़िया। भैया घन रूपी श्याम हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है, ये हम सीखेंगे। घन रूपी, रूपी का मतलब के समान ही होता है। बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। गंगा का जल होता है। तो पूर्व पद बताइए, पहला पद कौन सा है? ये तो बड़ी आसान सी बात हुई भैया कि पहला पद इसमें गंगा होगा। गंगा में अनुस्वार हटा के लिख के दिखा सकते हो मुझको? बोलो यस। उत्तर पद होगा जल। जो चीजें मैं आपको अब तक सिखा चुका हूं वो चीजें आपके फिंगर टिप्स होनी चाहिए। बड़े धीरे धीरे हम सीखते हुए चलते हैं, इसी एक उम्मीद के साथ में कि सब समझ पाते होंगे। पूर्व पद और उत्तर पद जान चुके जी? पूर्व पद और उत्तर पद जान चुके जी? हाँ जी, इस बात में कोई परेशानी नहीं। चलो, अच्छा, जब कोई परेशानी नहीं है इस बात में कि पहला पद और उत्तर पद, यानी कि समस्त पद के लिए कितने पद चाहिए? 2 पद चाहिए। 2 पद होने ही चाहिए, और वो दोनों ही क्या होंगे? अर्थपूर्ण होंगे। 2 पद अर्थात 2 शब्द। राजपुत्र में राजा का अर्थ देता है और पुत्र का अर्थ देता है। दोनों अर्थपूर्ण है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो भी फटाफट से। बोलेंगे जी, बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं आपका, मैं आपसे कुछ प्रश्न यहां पर करूंगा। प्रश्न मेरा ये है, क्या ईंट शब्द में अगर मैं इसको तोड़ूं 2 पदों में, क्या टूट जाएगी? हाँ या ना? ईंट, ईंट को प्रयास कीजिए 2 पदों में तोड़ने का, क्या 2 पद बन जाएंगे या 2 शब्द बन जाएंगे? घर को मैं तोड़ूं, क्या 2 शब्द बन जाएंगे? हाँ या ना? मकान को मैं तोड़ दूं, क्या इसमें उत्तर पद और पूर्व पद आप बता सकते हैं? या सड़क शब्द में ले लूं, मुझे इसमें उत्तर पद या पूर्व पद बता दीजिए। किताब में पूर्व पद या उत्तर पद आप बता दीजिए मुझको। ठीक है, किताब में। अलमारी में आप मुझको उत्तर पद या पूर्व पद बता दीजिए। ठीक है, क्या बोलोगे? पायजामा में आप, पायजामा नहीं, कुछ और ले लीजिए। कुर्ता में आप मुझको उत्तर पद या पूर्व पद बता पाएंगे क्या? देखना चाहूंगा। बहुत सारे दोस्तों ने, आशीष यादव जी, आपने गंगा एकदम से ठीक लिखा था, लिखेंगे जी। बहुत सारे दोस्तों ने लिखा नहीं 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 नहीं। बहुत सारे, कुछ इक्का दुक्का बच्चे ने लिखा है हाँ, वो पता नहीं कैसे लिखेंगे। अच्छा, ईंट में बताइए जरा पूर्व पद कौन सा है भैया? कैसे तोड़ दूं? ई और टे, ई और टे। आप कहेंगे भैया ई ये कोई अर्थ थोड़ी देता है, ये कोई शब्द थोड़ी है, ये तो वर्ण हो गया। आपने कहा कि शब्द में तोड़ना है, पद में तोड़ना है, और दोनों के अर्थ होते हैं गंगा जल, राजपुत्र। कोई अर्थ नहीं, नहीं तोड़ पाएंगे, नहीं तोड़ पाएंगे, नहीं तोड़ पाएंगे। तो याद रख लेना, जिनसे आप 2 अर्थपूर्ण शब्द या पद नहीं बना सकते, ऐसे शब्दों में कभी समास नहीं होगा। तो कभी भी कोई मित्र मुझे मेरा ये प्रश्न करता हुआ ना मिलना चाहिए, भैया जी नल में कौन सा समास होगा। तो मैं आपसे एक प्रश्न पढ़ता हूं कि क्या सभी शब्दों में समास हो, यह जरूरी है?
हाँ या ना? क्या जितने भी शब्द हैं, जितने भी शब्द हैं, उन सभी में समास हो ये जरूरी है? आप कहेंगे नहीं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं उनमें समास नहीं होता। क्यों नहीं होता समास? क्योंकि समास होने के लिए दो पद चाहिए, पूर्व पद और उत्तर पद, और पूर्व पद और उत्तर पद दोनों अर्थपूर्ण होते हैं। यदि पूर्व पद और उत्तर पद हम नहीं ढूंढ पाते तो समस्त पद नहीं होगा, और समस्त पद नहीं होगा तो समास भी नहीं होगा। समास भी नहीं होगा, ये हम जानेंगे शब्दों में जब हम पढ़ेंगे कि ये रूढ़ शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द क्या होते हैं इसको अभी छोड़ दीजिए, यानी जिनको लिंग वचन काल कारक की दृष्टि से तोड़ा ना जा सके वो रूढ़ शब्द होते हैं, ये मैं वहां सिखाऊंगा आपको। तो भैया फिर इन सब को हम क्या कहेंगे? ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं, याद रख लेना, ये शब्द असामसिक, यानी कि समास है ही नहीं। ए माने ना, यह शब्द, सॉरी, यह शब्द असामसिक है। ये शब्द असामसिक शब्द हैं। असामसिक मतलब जिनमें समास नहीं होता, असामासिक बोलते हैं जिनमें समास नहीं होता, जैसा कि प्रश्न पूछा भी जा चुका है। क्या बोलेंगे? प्रश्न ऐसे पूछा गया था, 4 विकल्प देता हूं मैं आपको। अभी हम नहीं जानते किसमें कौन सा समास है, तो विकल्प कुछ इस तरह से थे, मैं आपको आगे ही बताता हूं। ये असामसिक शब्द हैं, ये तो लिख ही चुके हैं। प्रश्न कुछ इस तरह था आपका, ठीक है, यूपीएसआई में नहीं था, पूछा था निम्नलिखित में से असामसिक शब्द कौन सा है, या असामसिक पद कौन सा है? निम्नलिखित में असामसिक शब्द कौन सा है, या असामसिक शब्द छांटिए। कैसे जी? ऑप्शन एक था आपका भला बुरा। भला बुरा मतलब मुझे सामसिक यह शब्द याद है, अभी प्रश्न तो मुझे पूर्ण याद नहीं है कि क्या है। दूसरा आपका, दूसरा भला बुरा हो गया। एक हम ले सकते हैं इसमें नवरात्र। नवरात्र एक हम इसमें ले सकते हैं आपका नीलकमल। नीलकमल। और एक विकल्प हम इसमें ले सकते हैं आपका, एक शब्द कोई भी, जैसे हम ले लेते हैं कुर्सी। मुझे बताइए इसमें से असामसिक शब्द कौन सा होगा? बोले तो आप कहेंगे भला बुरा, भला और बुरा। नवरात्र नवरातों का समूह, नव यानी कि एक पद नौ हो गया। नवरत्न होता है, जैसे नवरत्न, नव नौ को दर्शाता है। नवरात्र अभी गए हैं, नवरात्र। भला बुरा दो हो गए, नीला कमल दो पद हो गए। यानी कि समस्त पद अगर है तो ही समास है, और अगर समस्त पद यानी कि दो समास नहीं है, क्या बोलेंगे? तो आप कहेंगे भैया ये आपका असामसिक शब्द हो गया, क्योंकि वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या बोल देंगे भैया, ये तीनों के तीनों जो हैं ये हमारे सामासिक पद हैं। कैसे हैं? सामासिक पद हो जाएंगे। और ये कैसा हो जाएगा? असामासिक पद हो जाएगा। असामासिक पद हो जाएगा। असामासिक पद, सॉरी यहां पर लिखेंगे असामासिक। असामासिक पद, ऐसी गलतियां हम कई बार करते हैं अपने लेखन में, जैसे मैंने भी ऊपर ऐसी गलतियां की हैं सामासिक पद लिखते समय, असामसिक पद लिखते समय। आपको ऐसी गलती नहीं करनी। अब आप ऊपर देखिए आपने कैसा लिखा है। हमने लिखा है सामसिक और असामसिक। होता क्या है सामासिक और असामासिक, ये हम वर्तनी में सीखेंगे। अभी आप थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे कभी भी हम इक लगाएं, जैसे समाज में मैं इक लगा दूं, हालांकि इसके 3 ही नियम हैं, बड़े छोटे हैं, तीनों ही बता देता हूं।
कभी भी आप इक लगाओ ना, तो अगर आगे आपका ए है, यहां पर देखिए से में क्या होता है, मैंने आपको बताया था अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करें तो से धन ए होगा। होगा भाई साहब? तो यानी यदि ए है तो आ हो जाता है, ए का हो जाता है आ, यानी समाज का क्या हो जाएगा, से का हो जाएगा आ। हो गया, बाकी कुछ छेड़ना नहीं है। माजिक, सामाजिक हो जाएगा। कोई दिक्कत? जैसे आप मुझे सप्ताह का करके दिखाइए एक बार, अपनी कॉपी के किनारे पर आप कीजिए सप्ताह। हम एक बार गलती करेंगे और उससे फिर सीखेंगे। सप्ताह धन इक, गलती करने में कभी शर्माना नहीं है। सप्ताह धन इक, बोले जरा एक बार। तो आप कहेंगे भैया यहां इक जोड़ा हमने, जैसे यहां में एक, ये गलत कभी शब्द नहीं लिखने, और परीक्षा में बहुत बार आता है। मैंने भी गुरुजी गलत लिखा था, अर्जुन सिंह जी, मैंने स्वयं गलत लिखा है ऊपर, उसीलिए तो इसको सीख रहे हैं कि हम इसको गलत लिखते हैं। आ गया सप्ताह धन इक, तो क्या बोलेंगे आप लोग कि भैया यहां पर शुरुआत में से है तो से में ए होगा, तो क्या बन जाएगा? आप कहेंगे भैया ये बन जाएगा साप्ताहिक। समझिए जी। और भी अन्य शब्द आप सोचिए जिसमें ए का आ हो जाता हो। तो कहने का मतलब है जब इक लगेगा तो ए का आ हो जाता है। ऐसे ही यदि कहीं पर आपका ई और दीर्घ ई होंगे शुरुआत में, तो वो मित्र आपका अय में पहुंच जाते हैं, अय में। और कहीं पर ऊ होगा, ऊ पहुंच जाएगा औ में। ये तीन ही नियम है इस इक को लगाने के, और पूरी हिंदी भाषा में तीन के अलावा अन्य कोई नियम है नहीं। देखें जी जरा ध्यान से। जैसे ई का ए कैसे होता है, नीति में यदि कभी मैं इक जोड़ दूं, नीति में मैं कभी इक जोड़ दूं, नीति में, और आप सैकड़ों शब्दों को सही लिखने लग जाएंगे आज के बाद में अगर आप इसका प्रयोग करेंगे। नीति का होगा आपका, मैंने बोला ई का क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा, तो नैतिक हो जाता है, नैतिक, नैतिक। जैसे विज्ञान शब्द है, वह में शुरुआत में क्या है, ई है। विज्ञान में मैं यदि इक जोड़ूं, आप भी सोच लीजिए ना बहुत सारे शब्द ऐसे, और लिख लेना, बाद में लिख लेना सोच सोच के। इन तीन नियमों के अलावा आप पाएंगे कि कोई और शब्द मिल ही नहीं रहा है। वैज्ञानिक होगा, क्या होगा, वैज्ञानिक होगा। एक दोस्त ने हमारे ने बहुत अच्छा लिखा है, वर्ष में यदि मैं इक जोड़ूं तो वह में ए होगा ना, वार्षिक हो जाएगा, वार्षिक। प्रशासन में जी इक जोड़े प्रशासनिक हो जाएगा, बहुत अच्छा लिखा है आपने भी। व्यवहार में इक जोड़ूं तो व्यावहारिक हो जाएगा। ये हमारा वर्तनी का पार्ट है, लेकिन अभी चल रहा था तो जान लेते हैं। ऊ कभी आए तो ओ हो जाएगा। जैसे भूगोल, भय के साथ में यहां पर क्या है, अब ये मत कहने लगना जी यहां तो भय है, पहले वर्ण के साथ में स्वर देखना है, पहले वर्ण के साथ में स्वर देखना। यहां पर ई है, यहां पर ई है, यहां पर क्या है, पे नहीं है वर्ण, तो इसके साथ स्वर क्या होगा, ए। ए कैसे होगा वो मैं आपको ऊपर बता चुका। भूगोल में मैं इक जोड़ूं तो क्या होगा, तो आप कहेंगे ऊ का, भैया आपने बताया जो जहां पर ऊ है वहां ओ हो जाएगा और गोलिक हो जाएगा, भौगोलिक। जैसे आप एक शब्द पढ़ते होंगे उद्योग का, उद्योग का क्या हो जाता है, ऊ बन जाता है औ, क्या हो जाएगा, औद्योगिक बन जाता है। क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, भूगोल का इक करके भौगोलिक, उद्योग का इक औद्योगिक, विज्ञान का इक जोड़े तो अब इसको क्या बोले, विज्ञान या विज्ञान, तो विज्ञान होता है। ये मैं आपको बता चुका, लेकिन हमारे प्रयोग में नहीं आता है वो। विज्ञान धन इक वैज्ञानिक होता है, नीति धन इक नैतिक होता है, सप्ताह धन इक साप्ताहिक होता है, और समाज धन इक सामाजिक। तीन ही है, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में? एक बच्चे ने कहा जी नीलक्रम में तो कमनधार्य समास होगा। अभी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं कौन सा समास होगा, अभी तो हमको भेद जाने। बात समझे? अभी इतना जान पाए कि समास होने के लिए दो पद होने जरूरी हैं, और मित्र वो दो पद होंगे, पूर्व पद और उत्तर पद। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि दो पद नहीं है, यदि दो पद नहीं है तो क्या कहेंगे भैया, तब वह असामसिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असामसिक हो जाएगा। इतनी बात में किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी? ठीक है जी, हम जान गए। अब आता है
एक नाम लिखिए, समास विग्रह क्या होता है। समास विग्रह क्या बोलेंगे जी? समास विग्रह होता क्या है? तो हम कहेंगे जी समास विग्रह होता है, जो हमने संक्षिप्त कर लिया था ना, किसी संक्षिप्त शब्द से, संक्षिप्त बोलते हैं इसको, क्योंकि जो छा होता है ये हमने जाना था किससे बनता है, का धन स से, वर्णमाला में जाना था। तो इसको हमेशा ध्वनि भी कैसे निकलती, कशा की, कशा, क्षण कशप्त, ये सही होता है, संक्षिप्त होता है। क्या बोलोगे? किसी संक्षिप्त पद का या किसी संक्षिप्त पद को पूर्ण विस्तार से लिख देना। पूर्ण विस्तार से, पूर्ण विस्तार से मतलब क्या, कि उसमें जो अव्यय शामिल हो और तथा या योजक चिन्ह शामिल हो। अव्यय हो गया, उसमें कोई योजक हो सकता है, या कोई अगर बात करें विभक्ति हो सकती है, में, पर, ये सब आदि को, आदि को नहीं, सॉरी, आदि को नहीं, किसी संक्षिप्त पद को पूर्ण विस्तार से, पूर्ण विस्तार यानी अव्यक योजक विभक्ति लिख देना, पूर्ण विस्तार से लिख देना, ये बनेगा सही। जैसे मैंने आपको बहुत सारे लिखवाए, एक मैं बोल देता हूं आप लोगों के लिए। जैसे मैं बोल दूं क्या, एक शब्द ले सकते हैं, एक शब्द है सप्ताह। सप्ताह ये संक्षिप्त है। सप्ताह का अर्थ क्या होता है? तो क्या बात पहुंची कि जो समस्त पद है उसको विस्तार से लिख देना। तो सप्ताह ये समस्त पद है, इसमें सप्ताह 7 और दिन का समूह आ रहा है। तो क्या बोलोगे? इसको विस्तार से लिख दिया, तो विस्तार से लिख दिया तो बनेगा 7 दिनों का समूह। अर्थात क्या बात समझे? समस्त पद को विस्तार से लिख देना ही समास विग्रह कहलाता है। तो मित्र, मैं कभी आपसे कहूंगा कि विग्रह कीजिए, इसका मतलब आपको उसका अर्थ बताना है। जैसे एक हमारे मित्र ने लिखा चंद्रमुख, चंद्रमुख को विस्तार से लिखिए। तो इसमें 2 समस्त पद हैं, 2 पद हैं, कौन कौन से? चंद्रमा और चेहरा यानी मुख। तो चंद्रमुख बोल रहे हैं तो क्या है बोलोगे? तुलना की जा रही है जी, चंद्रमा के समान, चंद्रमा के जैसा भी लिख सकते हैं, चंद्रमा के जैसा मुख, चंद्रमा के जैसा मुख। बहुत सारे दोस्तों ने लिखा 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह, धर्मेंद्र चौहान जी, सुमित गिरी। तो भाई साहब, समास विग्रह जाने, समास विग्रह क्या होता है? समास विग्रह में किसी को कोई परेशानी हुई? सर प्रधान पद और आपका गौण पद क्या होते, उनको भी जानेंगे, ठीक है? शुक्रिया सर। लेक्चर खत्म होने के बाद वीडियो थोड़ा जल्दी अपलोड कराया जाए। मित्र, वो उसका खुद का प्रोसेसिंग टाइम होता है एप्लीकेशन का, हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। एप्लीकेशन का अपना इनबिल्ट टाइम है वो, है ना? चलो जी। सप्ताह 7 दिनों का समूह, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। तो विग्रह क्या होगा? बहुत बढ़िया, राज सिंह कह रहे हैं पीतांबर। क्या बोलोगे? पीतांबर उन्होंने लिखा है। पीतांबर का मतलब क्या होता? पीत माने पीला, अंबर माने वस्त्र। क्या बोलोगे? पीले हैं जो वस्त्र, पीले हैं जो वस्त्र, ठीक है? पीले हैं जो वस्त्र, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बहुत सारे दोस्तों को मैं देख पा रहा हूँ, कमल नयन बहुत अच्छा लिख पा रहे हैं, यानी कुछ बच्चे जानते हैं, जो नहीं जानते उनको परेशान नहीं होना, बस सीखते रहना है। तो विग्रह में कोई परेशानी, समास की परिभाषा जान गए, संक्षिप्त करना। मैंने बताया कि भाई साहब समास में होगा क्या, कि चीजों को संक्षिप्त करेंगे। पद कितने होंगे? समस्त पद होंगे। समस्त पद होने के लिए 2 पद होने जरूरी है, पूर्व पद और उत्तर पद। अगर पूर्व पद और उत्तर पद नहीं है तो फिर समास भी नहीं है।
कभी भी आपसे कोई पूछ ले मेज में कौन सा समास है, तो आप बोलना मेज में समास नहीं है, वो असामासिक शब्द है। सामसिक नहीं, सामासिक। समझ गए ना? आ क्यों लगाएंगे? सामाजिक नहीं, सामाजिक। इसीलिए तुमको सिखाना था, इसीलिए बार बार बोला भी है। चलो सीखे तो अच्छी बात है। यहां पर आते हैं अब, और हम लिखेंगे अब समास के बारे में हमको क्या पढ़ना है। परीक्षा में ये सब तो पूछा ही जाता है। बहुत बढ़िया जी, बहुत सारे दोस्त लिखने लग गए हैं। लिखेंगे हिंदी भाषा के अनुसार, संस्कृत आदि की बात ही नहीं करते। पहले मैं बताता था संस्कृत आदि की, लेकिन अब उसकी बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि उसका परीक्षा से कोई लेना देना नहीं, और उल्टा बच्चों को कंफ्यूज होता है, उससे कंफ्यूजन हो जाता है। हिंदी भाषा के अनुसार, हिंदी भाषा के अनुसार समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। बाकी चीजें मैं आपको बताऊंगा किसमें कौन सा पद प्रधान होता है, कर्म के आधार पर किस प्रकार समास भेद होते हैं। पहले हम समास को जानेंगे, फिर बाद में कि पदों की प्रधानता के अनुसार 4 होते हैं। ये सब चीजें हम अंत में करेंगे, क्योंकि पहले करके मैं इसको पढ़ा के पहले देख चुका हूं। बच्चे फिर उसी में अटके रहते हैं, उनका अध्याय पर ध्यान नहीं होता। तो पहले समास को सीखेंगे और फिर अंत में एक बात जानेंगे, सिर्फ 5 मिनट में, कि कैसे कैसे हमने बांटा था, क्योंकि उस समय आपको एक क्लैरिफिकेशन रहेगा। जैसे मैं अभी बोल दूं कि किसी समास में उत्तर पद प्रधान होता है और मैं नाम लिखा दूं, तो जब तक आप उस समास को नहीं जान जाएंगे तब तक आपको उसमें कोई एक विशेषता हासिल नहीं होगी। आगे आएंगे। क्या बोलोगे? हिंदी भाषा के अनुसार समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद हमको पढ़ने हैं? पहला भेद हम पढ़ेंगे इसमें आपका द्विगु। दिगु नहीं बोलना कोई भी, द्विगु। ये वह है, द्विगु। क्या बोलते हैं इसको? ये वह है, ऐसा भी बोल सकते हैं इसको। दे इसमें आधा होता है और वह क्या होता है? पूरा होता है, द्विगु। एक तो हम पढ़ेंगे इसमें पहला आपका द्विगु समास, द्विगु समास। दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे दोस्त आपका कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। उसके भेद भी पढ़ेंगे। कर्मधारय समास के 4 भेद होते हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। तीसरा हम पढ़ेंगे आपका इसमें द्वंद्व समास। द्वंद्व, द्वंद्व नहीं बोलना, द्वंद्व ऐसे बोलेंगे। दे आधा, वे पूरा, द्वंद्व। क्या बोलोगे? फिर दे आधा और वे पूरा, द्वंद्व होता है, द्वंद्व समास। ऐसे लिख दें द्वंद्व को, हाँ एकदम ठीक होगा। ठीक है, इसके 3 भेद होंगे, वो भी हम जानेंगे। चौथा हम पढ़ेंगे इसमें अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास बड़ा अच्छा है। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा उपसर्ग समझाऊंगा और फिर उपसर्ग अध्याय तो पूर्ण रूप से पढ़ेंगे ही। पांचवा आपका होगा, पांचवा नहीं, बहुब्री से पहले हमको जानना होगा तत्पुरुष को। तत्पुरुष समास, इसमें जो हमने कारक अध्याय पढ़ा था उसका बड़ा अच्छा प्रयोग होगा। मैं आपसे पूछूंगा उस समय कि आपसे अधिकरण में क्या पहचान होती है, तो आप कहेंगे में और पर, यहां बड़ा प्रयोग होगा। तत्पुरुष समास। छठा आपका ये होगा बहुब्री समास। सर जी हिस्ट्री कब से शुरू होगी? हिस्ट्री अभी शुरू होगी। मेरी वो क्लास 2 जगह चलनी है, आपके बैच में भी एक जगह, और अभी वहाँ उस स्पेस में कोई और क्लास चल रही है। हिस्ट्री की क्लास को आप परीक्षा की दृष्टि से तो ना करो तो अच्छा है। अगर ये है कि बिल्कुल भी इतिहास नहीं पढ़ा है और इंटरेस्ट रखते हैं थोड़ा बहुत जानने का, तो उसके लिए क्लास कर लें, क्योंकि इतिहास से आपको आपकी परीक्षा में लगभग मैं कह सकता हूँ 2 से 3 प्रश्न मिलेंगे। 2 से 3 प्रश्न मिलेंगे, और 2 से 3 प्रश्नों को हम महीनों नहीं पढ़ सकते। मान के चलो यहाँ 40 अंकों के लिए तो हम कह रहे दिसंबर तक पढ़ेंगे, तो 2 अंकों के लिए कितना पढ़ना चाहिए? तो क्या ये निश्चित हो जाता है कि कम समय में पढ़ें 2 अंक निश्चित हो जाएंगे? हाँ, मैं आपसे वादा करता हूं कि हम लिमिटेड क्लास लेंगे इतिहास की, मुश्किल से 20 कक्षाएं, शायद 20। ठीक है,
या 25 भी हो सकती हैं। ठीक है, उसमें मैं आपको क्या करूंगा कि जो आपके पढ़ने लिखने की चीज़ें होती हैं मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा पहले, कि हम ये पढ़ेंगे आगे आने वाले दिनों में, इसकी पीडीएफ ये रही। जिन दोस्तों को नोट्स बनाने में क्लास में समझने के लिए आ जाना, और जिसको ना जरूरत हो समझने की, जो जानते हो इतिहास को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो कोई दिक्कत, वो परेशानी बोलेंगे जी। यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत, गुरुजी घर से दूर रहता हूँ और अकेलापन महसूस होता है, तो कौन सी अलग बात होगी, इसमें परेशान होने की क्या बात है? मन और दिमाग अशांत महसूस करता है। अगर आप अकेला महसूस कर रहे हैं तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? अच्छा, दो हो जाने पर खुशी किस बात की है? कि आपसे कुछ जुड़ गया, आप लोगों के बीच में है, परिवार के बीच में, खुशी की बात है, तो खुशी हो क्यों रहे हैं? खुश होने की बात है क्या? आप कहेंगे जी वहां हम बात करते हैं, चीत करते हैं, सब लोग आपस में चर्चा करते हैं, हंसी करते हैं, मजाक करते हैं, तो यानी कि आप उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। तो अकेलेपन में भी आप किसी एक चीज से कनेक्ट हो सकते हैं और खुश हो सकते हैं। अब वो कनेक्ट होने की चीज क्या होगी? सबसे बेहतरीन चीज मैं कहता हूं अकेले रहने वाले, क्योंकि मैंने ये अनुभव किया है, मैं अकेले रहा हूं काफी समय तक, बंद कमरे जैसी स्थिति में। मतलब ऐसे नहीं कि बंद कर लिया गेट, मतलब बाहर भी गया, ज्यादातर कमरे में रहा हूं अकेले जब मैं मुखर्जी नगर रहा हूं। तो अकेले में आप कनेक्ट हो जाइए दोस्त नॉलेज से, अपना अध्ययन कीजिए, रिसर्च कीजिए, किसी चीज़ों को, किन्हीं चीज़ों को जानने का प्रयास कीजिए, अपने मस्तिष्क पर जो अंधविश्वास की परतें चढ़ी हुई हैं उनको उतारने का प्रयास कीजिए, नॉलेज से कनेक्ट खुद को कर दो, और आप देखोगे अशांत नहीं, आप जिज्ञासु हो जाएंगे, बहुत बेहतरीन हो जाएंगे। जो भी दोस्त अध्ययन करते हैं खुद का समय अध्ययन पे लगाओ, उससे ज़्यादा ताकतवर चीज़ कोई है नहीं। वैन यू मूव टुवार्ड्स द नॉलेज इट्स मेक्स ए बिगर चेंजेस, बहुत बड़े परिवर्तन आपके अंदर आएंगे जब आप ज्ञान की तरफ जाएंगे। तो खुद को वहां जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ध्यान रखिए, कल हम इन सब समासों को पढ़ना शुरू करेंगे। लगभग 2 कक्षाएं हमारी और होंगी, द्विगु, कर्मधारय और द्वंद्व, 3 ये, और शायद ऐसा भी हो सकता है तो बड़ा चैप्टर है, शायद 4 कक्षाएं भी हो जाए, देखेंगे, चलाते रहेंगे। जहां तक भी भागने की जरूरत है नहीं, काफी समय हमारे पास है। दिक्कत तब होती है परीक्षा के लिए 1 या 1.5 महीना, 2 महीना बचा हो। ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक यू, नमस्ते, मिलते हैं कल।